जवाब जो है सीएम योगी। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे और ज्यादा डिस्कशन हम करेंगे हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी के साथ। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमें समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को समय देने के लिए। जानना चाहेंगे आपसे कि ये 7 साल कितने बेमिसाल रहे, क्योंकि हर एक क्षेत्र में देखें तो कहीं ना कहीं विकास दिखता है यूपी के अंदर। देखिए, एक बड़ी बात मैं खासतौर से अपने दर्शकों से मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आप ये देखिए, मैंने लगभग 2002 में जो भारतीय जनता पार्टी की आखिरी सरकार थी जिसमें राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उससे पहले मैंने उस समय राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री बने थे थोड़े समय के लिए भाजपा के, और उससे पहले कल्याण सिंह जी होते थे। लेकिन 2002 के बाद से फिर मायावती की सरकार बनी, उनको क्योंकि एक बीच में तय हुआ था कि 6 महीने मुख्यमंत्री बसपा की रहेंगे और 6 महीने भाजपा की रहेंगे। लेकिन मायावती जी ने 2003 में जब सरकार बनती है तो उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद त्याग करने से मना कर दिया। तो उसके बाद से भाजपा ने उनसे समर्थन वापस ले लिया और उस समय 2003 के मध्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती, जो 2007 तक रहती है। 2007 में मुलायम सिंह यादव जी 2003 में मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर 2007 तक वो मुख्यमंत्री रहते हैं और फिर वापस 2007 में मायावती जी यहां पे मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करती हैं और उसके बाद वो 2007 से 12 रहती हैं। 2012 में अखिलेश यादव बनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो सबसे युवा मुख्यमंत्री का उनके ऊपर ये तबका था जो है। लेकिन मैं आपको बताते चलूं, खास तौर से जब योगी आदित्यनाथ जी ने मार्च 2017 में यह पदभार ग्रहण किया, उस समय के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे भूचाल आ गया। जो राजनीतिक समीकरण यहां पे, जो आम राजनीतिक जो जिस प्रकार से जब वो पद पे रहते थे तो उन्होंने अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाया और यहां पे 5 साल के बाद वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाया। ये उत्तर प्रदेश की परिपाटी थी। यहां के मुख्यमंत्री जो पद होता था यहां पे खासतौर से, उसको लेकर के यहां पे बहुत ही हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 दल थे, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये सिर्फ एक चेहरे के दल हुआ करते। तो इसमें सबको पता रहता था कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसको डेमोक्रेटिक पार्टी बोली जाती है आज के समय पे, जहां पे कोई एक चेहरा सिर्फ लगातार यहां पे नहीं बन सकता। आपने देखा होगा अभी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हटाए गए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हटाए गए, राजस्थान में मुख्यमंत्री का जो चेहरा था बदला गया, यूपी का चेहरा नहीं बदला गया। अब आप सोचिए उसका कारण क्या है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ इन सभी मुख्यमंत्रियों के मुकाबले जो उनका कार्यशैली है वो अद्भुत है। और इस बात को मैं इसलिए कह सकता हूं आपसे कि 2017 से तो मैं इस पूरे उनकी कार्यशैली को तो वॉच कर रहा हूं, लेकिन जब वो सांसद गोरखपुर हुआ करते थे तब भी मैं उनको वॉच करता था और उनकी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रदेश के विकास के लिए, चाहे खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, महिला सुरक्षा की हम बात करें, विकास की बात करें, प्रगति की बात करें, जो खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये जो काम हुआ है। देखिए, मैं आपको बताते चलूं, लोग कहते हैं कि एक्सप्रेसवे बना हुआ है, ठीक बात है, अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में डेवलपमेंट्स किए हैं, लेकिन अगर वो डेवलपमेंट्स इतने बेहतरीन होते हैं तो आपकी अगली सरकार भी चुनी जानी चाहिए। मैं ये कह सकता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो इस बार सरकार में उनके 32 सांसद कम हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो चूक हुई है, जो कमी आई है, या हम दूसरे दलों का कह सकते हैं कि जो उनकी फेवरेटिज्म, ऐसा नहीं है कि अगर अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म फ्लॉप होती है तो ये माना जाए कि वो कलाकार अच्छे नहीं। हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है लोग रणबीर कपूर को पसंद कर रहे हो, या जो नए आर्टिस्ट आजकल खास तौर से कलाकार आ रहे हैं, कार्तिक आर्यन को पसंद कर रहे हैं, उसकी वजह से उनकी फिल्में चल रही। लेकिन अगर अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म फ्लॉप होती तो ये नहीं माना जा सकता कि वो कलाकार अच्छे नहीं। ऐसा ही कुछ मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताते चलूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी जो सरकार बनी है खासतौर से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश में 2022 में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और इस बार भले 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें कम हुई है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो योगी आदित्यनाथ जी का जो तेवर था वो उसमें जरा से भी कोई बदलाव नहीं आया है। आपने हाल ही में भी खासतौर से उनके जो आपने उनका एक डिसीजन सुना होगा जिसमें उन्होंने बोला था कि आपको नाम अंकित करना पड़ेगा खासतौर से जो भी कांवड़ियों के रास्ते में जो रेस्टोरेंट, जो होटल पड़ते हैं। मैं आपको बताते चलूं, देखिए, हिंदू धर्म की बात का वो ये नहीं कहते कि मैं हिंदू धर्म का ठेकेदार हूं, लेकिन जो खास तौर से अगर वो कोई एक धर्म की बात है, आप देखिए कि उनके कार्यकाल में अभी तक कोई दंगे नहीं हुए। ये अपने आप में बताता है कि उनकी कार्यशैली कितनी बेहतरीन है। और आप देखिए पिछले कुछ वर्षों से आप देख रहे हो कि ईद, बकरीद, रक्षाबंधन, दिवाली, ये सब आसपास हो रहा है, और खासतौर से रमजान भी उसी समय होते हैं, लेकिन कोई घटना आपको नहीं सुनाई पड़ती है। ये सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप हिंदू चेहरा जरूर लोग उनको मानते हैं, लेकिन वो प्रशासनिक व्यक्तित्व अपने आप को मानते हैं। उनको पता है कि वो पीठाधीश्वर तो है, लेकिन साथ में वो उनकी जो कार्यशैली है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हो। आपको पता है कि एक देश के एक नामी पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि
आपके परिवार में कौन कौन है, तो उन्होंने बोला मेरा परिवार 20 करोड़ लोगों का है। वो मानते और वो इस बात को निभाते हैं। आप उनके ऊपर कोई इस बात का आरोप नहीं लगा सकते कि उनके चाचा, उनके भतीजा, उनका भाई, उनका बेटा किसी राजनीतिक पद पे है, उसको लाभ मिला हुआ है। एकमात्र ऐसा व्यक्ति है उत्तर प्रदेश की सरकार में जो मुख्यमंत्री के पद पर है, और मैं बताते चलूं कि उस व्यक्ति को ऊपर कोई उसके ऊपर आक्षेप नहीं लगा सकता किसी भ्रष्टाचार का, उनके मंत्रियों पर भी कोई आरोप नहीं लगा सकता। और अगर किसी मंत्री पर आरोप आया और अगर वो आरोप सिद्ध हो गया तो सजा विपक्ष नहीं देता है, सबसे पहले खुद योगी आदित्यनाथ देते हैं। और अभी आप बीच में चर्चाएं हुई थी, बीच में जब उनको ये हो रहा था कि मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। देखिए ये कोई आपका, मैं कह सकता हूं ये कोई वो दल नहीं भारतीय जनता पार्टी जिसको कभी उसको उठाया फिर उसको हटा दिया कि उसको हटाया उसको, ये नहीं होता। और योगी जी का जो व्यक्तित्व है, उन्होंने अभी हाल में उन्होंने विधानसभा में एक बात कही कि वो नौकरी करने नहीं आए, मतलब वो यहां मुख्यमंत्री का पद नहीं ग्रहण करना है। क्योंकि ये बात स्पष्ट है, मैं आपको बताते चलूं, जो पीठाधीश्वर जिस मठ के वो हैं गोरखपुर में, वो मठ विश्व के सबसे बड़े मठों में से एक है, मैं आपको बताते चलूं। और जो गोरखनाथ पीठ है वो उसकी शाखाएं पूरे विश्व में हैं, और वो पूरे विश्व के सभी शाखाओं के पीठाधीश्वर हैं। और हम कह सकते हैं कि जो वहां की जो इस गोरखनाथ मंदिर है, जो खासतौर से गोरखनाथ बाबा को भगवान भोलेनाथ का उनको ये बोला जाता है कि वो उनके प्रतिनिधि हैं। तो आप ये मान के चलिए कि हिंदू मानसिकता उनको उस रूप में लेती है, उनको इस प्रकार से लेती है कि वो उनको पूजा करती है उनकी जो है। और आज उस जैसा व्यक्ति जब उत्तर प्रदेश का मुखिया बनता है तो उसका मकसद ये नहीं है सिर्फ कि मुझे जो सैफरॉन कलर मैंने पहना हुआ है सिर्फ यही लोगों के बारे में मुझे सोचना है, मुझे मंदिर की बात करनी है, लेकिन उनको बात करनी है विकास की, उनको बात करनी है उत्तर प्रदेश की प्रगति की। अभी मैं आपको बताते चलूं कि अभी हाल ही में खासतौर से यहां पे कई सारे आपने देखा कि यहां पे उन्होंने इन्वेस्टर समिट की बात कही थी। उत्तर प्रदेश में कोई फैक्ट्री नहीं लगाने के लिए आना चाहता था। हजारों करोड़ रुपए के यहां पे एमयू साइन हुए हैं, और आप देखेंगे बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास का प्रदेश जिसको बोला जाता है, जो पहले जिसके सिर्फ दावे किया जा सकते थे, वो अब आने वाले समय पे होगा, और वो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में होगा। और उसका कारण यह है कि योगी जी के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। मैं आपको बताते चलूं, अक्सर इस बात को तमाम मीडिया के जो चैनल्स हैं, हमारे नोएडा के पड़ोसी जो चैनल्स हैं, वो बताते हैं कि उनके ऊपर बहुत बड़ा अभी प्रेशर आ गया, उनको हटाया जाएगा। देखिए योगी आदित्यनाथ जी बहुत डंकी की चोट पर काम करते हैं, वो निर्देशों का पालन करते हैं, वो एक डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अगर उनको जिस दिन बोला जाए कि आपको पद पे नहीं रहना है, ये कोई चर्चाएं नहीं होंगी, वो एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। क्योंकि वो जब यहां पे आए थे तो उनकी इच्छा नहीं थी मुख्यमंत्री बनने की, उनको बुलाया गया था। जिनकी इच्छा थी मुख्यमंत्री बनने की, आप समझ सकते हैं, वो सब लोग जो है, कोई काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर रहा था, कोई दिल्ली के अंदर अब सभी लोगों से बता रहा था कि मैं अब मेरा ये विभाग मिलने वाला, आपको मैं ये बांटूंगा। ये योगी जी अपने मठ में बैठे हुए थे जब 2017 मार्च में उनको फोन आता है दिल्ली से एक बड़े नेता का कि आपको गोरखपुर से दिल्ली आना है उनके पास। अब मैं बताते चलूं, खासतौर से उन्होंने बोला कि इस टाइम रात का टाइम तो कोई ट्रेन भी नहीं, मैं कैसे जाऊंगा। तो उनके लिए बाकायदा चार्टर प्लेन भेजा गया दिल्ली से, और उसके बाद उनको उस प्लेन पे वो दिल्ली वापस आते हैं। आप सोचिए, यहां अगर उस व्यक्ति को जरा सा भी यकीन होता तो ऐसे मौके पे जब सरकार बनने वाली होती है तो जितने भी दिग्गज नेता जो होते हैं, जिनको जो इस रेस में होते हैं ना, वो दिल्ली के चक्कर काटते हैं या अपनी राजधानी में रहते हैं। वो गोरखपुर में थे, यानी वो निश्चिंत थे, वो अपना काम कर रहे, वो पीठाधीश्वर थे, वो उसमें बहुत खुश थे। उनको ही जब जिम्मेदारी मिली है तो उनका साफ ये कहना है, अगर मुझे जिम्मेदारी मिली है तो मैं इसका निर्वहन पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ करूंगा, और इसके लिए जो भी मेरे जो सर्वोच्च मेरे जो सुप्रीम लोग हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, वो पूरी तरीके से उनका पालन करते हैं और आम कार्यकर्ता की भी मदद करते हैं। लेकिन मैं बताते जो बीच में कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ लोगों ने उनके ऊपर इस प्रकार का उनके अधिकारियों पर आरोप लगाए। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नजर हर व्यक्ति के ऊपर रहती है, अपने अधिकारियों पर। किसी अधिकारी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ जी के डिसीजंस के ऊपर अपनी बात रख सके। मात्र इतना जरूर है कि वो ये कहते हैं कि कार्यकर्ता अगर आपके पास आए, अगर वो जनहित की बात कर रहा है, आप जरूर उसके काम करिए। लेकिन अगर वो ये बोल रहा है कि मुझे ये प्लॉट अलॉट कराना है, मुझे ये 2 ऐसे अपराधियों को छुड़वाना है, या मेरा भाई जिसने रेप का मुकदमा जिसके ऊपर है उसको छुड़वाना है, ऐसे कोई काम आप नहीं करेंगे। आप समझिए, देखिए कार्यकर्ता जो होता है, मैं ये नहीं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा करता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बहरूपीय हैं जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के चलते हैं। ऐसे लोग जरूर बोलने लगते हैं कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है उसको पता है कि सत्ता आना ही अपने आप में बड़ी भूमिका, और सत्ता में बीजेपी क्यों आई है। आज भी मैं आपको बताते चलूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में है, उसको अन्य दलों से ज्यादा, बहुत ज्यादा उसको ऐसा पार्टी मानी जाती है जिसमें लोग बड़े पढ़े लिखे, अच्छे, बेहतरीन लोग हैं। हाँ, जो दूसरे दलों में जो लोग हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन उनके ऊपर उद्दंडता,
अपराध, इनका बहुत बड़ा उन पर आक्षेप लगता है। उसका कारण एक चीज क्या है, देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि यहां पे कुछ राजनीति में तो हर अपराधीकरण भी हुआ है, खासतौर से अपराधियों का राजनीतिकरण हो चुका है, लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई अपराधी कभी हुआ होगा या उसके ऊपर कोई बैकग्राउंड होगा, उसको बहुत पीछे रखा जाता है, वो कभी भी फ्रंट पे नहीं रहेगा। और अगर उसने राजनीति में जब वो तभी एंटर किया करेगा जब वो अपराध से अपने उसका वास्ता नहीं हो चुका होगा। लेकिन दूसरे जो दल है, मैं आपको बताऊं, वो वहां रहते रहते भी उनके ऊपर अपराधीकरण का जो उनकी छवि होती है वो मिट नहीं पाती, क्योंकि वो वहां रह करके उन कामों को और जबरदस्त तरीके से करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी इस बात की कतई भी मैं आपको बताते चलूं कि वो इस बात का किसी को परमिशन नहीं देते हैं कि तुम अपने अपराधीकरण को आगे उसको बढ़ाओगे, और उसको बढ़ावा ना सरकार की तरफ से मिलेगा ना अधिकारियों की तरफ से मिलेगा। और मैं बताते चलूं जिस आज हमारा मुद्दा है खास तौर से कि इतना लंबा टेन्योर योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, मुझे लगता है आने वाले समय पे योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल और लंबा रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो उनके साथ हैं, पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं वो उनके साथ में, और अभी उनके ऊपर जो सबसे बड़ा, हालांकि वो परीक्षाओं से डरते नहीं है, उन्होंने हमेशा इस बात को कहा मैं परीक्षाओं से नहीं डरता, उनकी भी एक छोटी सी परीक्षा है उपचुनावों की। और खास तौर से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा, लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है कि एम्बैरेसमेंट हुआ अयोध्या का सीट हार करके। मैं आपको बताते चलूं, अयोध्या की सीट जो भारतीय जनता पार्टी हारती है उसमें वो पार्टी की हार नहीं है, वो व्यक्ति विशेष की हार है। जो वहां के कैंडिडेट थे उनके ऊपर पब्लिक उनसे नाराज थी, वो लोगों से मिलते नहीं थे, 10 साल से लगातार वो कैंडिडेट थे, तो ऐसा नहीं है कि वो पार्टी की हार है। देखिए, और जनता जो होती है ना वो बड़ी भोली होती है, वो कई बार उसको पता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसको अगर मान लीजिए आपसे कोई नाराजगी है तो आपसे हट करके वो दूसरे को वोट डाल देती है। यही वहां पे कुछ है। जो आपको मैं बताऊं, जो वर्तमान में जो वहां के सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, वो बहुत पुराने लीडर हैं और वो एक खास जिस समुदाय से वो ताल्लुक रखते हैं उसमें उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी है। लेकिन इसका एक कतई मतलब ये नहीं कि वहां भाजपा की हार हो गई, समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, वहां पे अवधेश प्रसाद की जीत हुई है और लल्लू सिंह की हार हुई है। इसे हमें समझना पड़ेगा। किसी भी एक व्यक्ति विशेष के हार जीत से हम उसके ऊपर पूरा बैनर नहीं बनाते। बैनर हम तब बनाते अगर मान लीजिए आपकी सरकार बनती। अखिलेश यादव जी ने जो खास तौर से जो उनकी 37 सीटें आती हैं, अब तक की सबसे ज्यादा उनकी सीटें आई हैं, लेकिन सरकार आज भी उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की बनी है और मेहनत करेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन मुझे जो ऐसा लगता है खासतौर से जो योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार का स्केच किया है और लोगों को अगर ये बात पता चल जाए तो मुझे लगता है कि लोग उस बात को कभी भी नहीं इस बात को अवॉइड कर पाएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने क्या काम किया। क्योंकि इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री जिनको मैं देख रहा हूं इतने वर्षों से, जो सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, पूजा करते हैं और लगभग 6 बजे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, और जो उनके लोग हैं, उनका जो पहला जो स्टाफ आना शुरू करता है, वो 6 बजे करेक्ट उनके रेजिडेंस पे, जो ऑफिशियल रेजिडेंस 5 KD है, वहां पे आ जाता है और लगातार। और वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको आपने कभी आपने ऐसा, लोग यहां पे, अभी मुकेश अंबानी जी की शादी हुई थी, मैं ये नहीं कहता उनकी शादी में लोगों को जाना नहीं चाहिए, लेकिन तमाम ऐसे लोग थे जो अपने आप को उनका विरोधी भी मानते थे, जो उनके जो सर्वोच्च नेता विरोध करते हैं उनके पीछे खड़े होकर के हूटिंग करते हैं, लोकसभा के अंदर उनके साथ खड़े रहते हैं कि मुकेश अंबानी ऐसे हैं, उन्होंने देश में उनका बड़ा राज चल रहा है, उन्होंने गरीबों को छला है, वो उनकी शादियों में जाते हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी को कभी भी, जब से वो मुख्यमंत्री नहीं, जब से वो सांसद बने, कि किसी भी ऐसे कार्यक्रमों में वो जाते हैं, वो जनता से जुड़ते हैं, वो अपने मठ से जुड़े हैं, वो अपने धर्म से जुड़े हैं और अपने कर्तव्यों से जुड़े हैं। वो किसी ऐसे कार्यक्रमों आयोजनों में नहीं जाते। उनका मात्र एक अगर लक्ष्य है तो वो है जनहित के कार्य करना, और जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है उसका वो पालन करते हैं। ये उनकी अपनी खास तौर से उनका ये ध्येय है, और इसी ध्येय को पूरा करने के वजह से ही उनको देश के सबसे सर्वोच्च जो नेता हैं वो उन पर पूरा भरोसा करते हैं। लाख मीडिया में कुछ भी चले, हेडलाइंस और टेलीविजन, मैं आपको बताते चलूं, मीडिया को खासतौर से बीजेपी के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। उसका कारण यह है कि पहले की जो पार्टियां हुआ करती थी वो मीडिया के साथ डिस्कशन करती थी। अब अगर जो सरकार है, खासतौर से ये जो नई वाली भाजपा है, ये डिस्कशन मीडिया से नहीं करती, वो अपने कार्यकर्ताओं में, अपने संगठन में डिस्कशन करते हैं, और किसको लाना है, किसको हटाना है, ये उनके अलावा किसी को नहीं पता रह सकता। और जिनको ये जानकारी होती है वो मीडिया को नहीं बताते हैं, वो अपने लोगों को बताते हैं जिनसे वो जुड़ी हुई खबर होती है, ना कि वो सबको बताते हुए चले। ये भाजपा की एक कोर जो टीम है, उनकी अपनी एक मैं कह सकता हूं कि उनका एक कैरेक्टर है कि वो अपने आप को दूसरे से के सामने प्रदर्शित नहीं करते कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो करना होता है वो सामने लेकर के आते हैं, और योगी आदित्यनाथ जी उसी का ही एक स्वरूप है। क्योंकि मैं बताते चलूं कि भाजपा की मेन विंग से कभी नहीं योगी आदित्यनाथ जी जुड़े रहे, लेकिन जो उनकी जो सोच थी, जो आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी की वजह से उनको मेन स्ट्रीम में लाया गया, और उस मेन स्ट्रीम में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया।
19 का जब चुनाव लोकसभा का होता है तब भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 63 सीटें जीती वहां पे सहयोगी दलों के साथ मिलकर 67। फिर 2022 में सरकार बनती है उनके। 2024 में जो ये स्थिति रही उसका कारण सिर्फ ये था क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी थी, तमाम कैंडिडेट हारे हैं, पार्टी नहीं हारी। मैं आपको बताते चलूं, पार्टी हारती तो 240 भी उनके नहीं आते, 242 भी नहीं आते। और ठीक है, हार जीत होती रहती है, ये तो आप भी समझ सकते हैं कि बड़े से बड़े युद्ध में कई बार देवता भी हारते हैं और राक्षस भी चुनाव जीतते हैं। तो मैं राक्षस किसी को नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये अपने आप में मैं कह सकता हूं एक ये सोचना है कि एक युद्ध अगर होता है तो उसमें बड़े से बड़े युद्ध में कई सारे लोगों का वध हो जाता है, उसमें डेथ उनकी होती है। तो ये भी चुनाव हार भी ऐसी ही है। लेकिन आने वाले समय पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत ही बेहतरीन काम करेगी। और उसका मैं इसलिए स्पष्ट रूप से कह रहा हूं क्योंकि हम खुद टेलीविजन पर दिखाते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। आज सुबह 9:15 बजे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया। आज उनकी खासतौर से आप बताते चले कि उनके मूर्ति के कार्यक्रम था। और अभी भी मैं आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ जी बैठक कर रहे हैं और उपचुनाव को लेकर पूरी उनकी योजना चल रही है। वो व्यक्ति कभी बैठने वाला नहीं है ना आराम करने वाला है। तो ये सौभाग्य है 20 करोड़ लोगों की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश का कि ऐसा मुख्यमंत्री बनाए जो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि परिवार में जो उनके सदस्य हैं वो आज भी उनकी सगी बहन वो चाय की दुकान लगाती है उत्तराखंड के अंदर। आज भी जो आपको याद होगा कि वो उनके फादर के में कोरोना में डेथ हुई तो वो यहां लखनऊ में बैठ करके अपने लोगों का वो उपचार करवा रहे थे, ना कि वो अपने फादर की अंत्येष्टि में गए। तो आप इसका कोई, मैं इस तरह के उदाहरण देकर के मैं उनको कोई बहुत महान नहीं बनाना चाहता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप में व्यक्तित्व है उसके बारे में मेरे कहने ना कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो काम है वो हमारी मीडिया जर्नलिज्म के नाते हमें उसको बताना चाहिए और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं वो सारी बातें अपने दर्शकों को बता रहा हूं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय पर जो इनके आज का ये जो कार्यकाल अब तक का रिकॉर्ड है वो और बनेगा और उत्तर प्रदेश उनके नेतृत्व में बहुत बेहतरीन काम करेगा, निश्चित तौर पर बढ़ेगा। और जैसा कि आपने इतने अच्छे से प्रकाश डाला सभी कामों पर, क्योंकि समय भी हमारे पास कम है, 2 से 3 मिनट बचा है हमारे खबरों के लिए। लेकिन मैं चाहूंगी कि एक छोटी सी चीज और बताएं, क्योंकि सारे फैक्टर आपने इसमें इन्वॉल्व किए। एक और चीज, महिला सुरक्षा, क्योंकि इतने लंबे समय से आप देख रहे हैं, पहले महिला सुरक्षा कैसी थी, आज कैसी है, इसको भी थोड़ा सा बताएंगे 2-3 मिनट में। देखिए आप देखिए सिर्फ 2-3 मिनट आपने मुझे समय थोड़ा कम दिया, लेकिन निश्चित रूप से एक मीडिया की अपनी एक कहीं ना कहीं पॉलिसी होती है, तो उसके तहत आप काम कर रही हैं। देखिए मैं आपको बताते चलूं, मीडिया जो महिला सुरक्षा को लेकर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जितने गंभीर है, मैं बताते चलूं उतना गंभीर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कोई नहीं रहा। मैं 2001 से 2002 से मैं पत्रकारिता जगत में हूं और मैं सारे मुख्यमंत्रियों को और उनकी सरकारों को मैं कवर कर रहा हूं, देश की भी और उत्तर प्रदेश का भी मैं बहुत नजदीकी से देखता हूं, क्योंकि मैं वहीं से ताल्लुक रखता हूं। महिला सुरक्षा को लेकर जितने गंभीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप सबसे पहले मैं कहीं दूर ना जाऊं, मैं नोएडा की बात करता हूं। आपने बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, तो मैं उसका एग्जांपल भी दूंगा और ऑथेंटिसिटी के साथ दूंगा। इसी नोएडा शहर में जो कमिश्नर है वो पहली महिला कमिश्नर उन्होंने लक्ष्मी सिंह जी को बनाया। और आप यहां पे रहती हैं, आप कभी भी 112 डायल करके देखिएगा या आप कभी कंप्लेन करने चले जाइए, रात के 2 बजे आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा, पता चलेगा। कल की मैं घटना बताऊं, फिल्म सिटी यहां से नजदीक में, जहां पे आप देख सकते हैं कि तमाम यहां पे मीडिया के जो ऑफिसेज हैं, वहां से एक महिला कर्मी वो वेट कर रही थी लगभग 1 बजे रात को। हालांकि मैं आपको ये भी बताते चलूं कि कुछ चीजें हमारे यहां पे भी थोड़ा सा कमी है, रात के 1 बजे आपको चौराहे पे वेट नहीं करना चाहिए, आप उसी जगह पे रहिए। उनका ये कहना था कि मैं डीएलएफ मॉल में उनकी शिफ्ट खत्म होती है लगभग 12 बजे रात को, और उसके बाद से वो 1 बजे के आसपास वो डीएलएफ मॉल से निकलती है वहां से, और वो खड़ी थी, तब तक 2 लोग आकर के उन्होंने उस पर कुछ कमेंट किया। आप देखिए 24 घंटे के अंतराल में वो दोनों अरेस्टेड हो चुके हैं यहां पे। ये है महिला सुरक्षा के लिए खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो उनकी सक्रियता है। और मैं आपको एक और बात बोलूं, देखिए परिवार के अंदर किसी ने मारपीट कर ली है, कोई ऐसी महिला जिसको लोगों ने, उसके परिचितों ने उसके साथ कोई गलत काम कर दिया, उसके साथ कोई अपराध किया गया, देखिए घर की चीजों को हम नहीं देख सकते हैं सब, क्योंकि पुलिस वहां नहीं पहुंच रही। लेकिन सामाजिक स्थल पे, खासतौर से सड़क पे, चौराहे पे, या अगर कोई सार्वजनिक स्थल पे कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार सीधे तरीके से सरकार और प्रशासन होता है। ऐसी कोई घटना अगर होती है, अगर रेयरेस्ट में से कोई है, उस पर अगर कोई घटी हो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अदरवाइज इस प्रकार की कोई घटना 2017 के बाद से तो ऐसी नहीं हो रही है। और महिला सुरक्षा के लिए जितने ज्यादा गंभीर ये सरकार है उतना कोई नहीं। जितना सुरक्षित आज आप अपने आप को महसूस कर सकती हैं, इतना सुरक्षित कभी भी 2017 से पहले लड़कियां और महिलाएं, पत्रकार भी महसूस करते थे। और मुझे लगता है कि अगर कोई कभी एक आध घटना होती है तो चाहे वो किसी भी कार्यकर्ता, चाहे इनका अपना कार्यकर्ता अगर भी जुड़ा हो या किसी और भी बड़े से बड़ा आदमी हो, ये लोग बख्शते नहीं उसका। इनका भी मैं लेटेस्ट उदाहरण दूं,
कुलदीप सेंगर इन्हीं का ही विधायक हुआ करता था, उसके ऊपर रेप के चार्जेस लगे, मर्डर के चार्जेस लगे, वो आज भी जेल में, कैंसर है उसको, और दिल्ली की तिहाड़ जेल में है वो, लेकिन उसको मेडिकल ग्राउंड पे भी उसको बेल नहीं मिल रही है। उनकी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष का उनको टिकट दिया गया 2021 में, जैसे ही पता लगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने कहा नहीं इस प्रकार के, चाहे क्योंकि वो देखिए आप समझ सकते हैं ऐसे प्राधिकरण वाले जो लोग हैं वो अपने क्षेत्र में बड़े पॉपुलर होते हैं, चाहे दबाव से धमका करके, तो पार्टी सोचती है कि इनको लड़ाने से हमारी पार्टी की एक सीट बढ़ जाएगी। लेकिन योगी जी को जैसी जानकारी लगी उन्होंने वो टिकट वापस करवा दिया और वो टिकट दूसरे को मिलता है और वो महिला वहां से जिला पंचायत अध्यक्ष। और ऐसे में आपको 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूं, अगर उसके ऊपर किसी के प्रकार भी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई अपराधी के कोई मामले जुड़ गया या इनको महिला सुरक्षा से जुड़ा भी कोई, अगर इनके अपने खुद के क्लोज से क्लोज लोग पर अगर कोई आरोप लग गया, सबसे पहला व्यक्ति जो कार्रवाई करेगा तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो मैं कह सकता हूं कि महिला जितनी सुरक्षित उत्तर प्रदेश में है, और जैसे एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर कई सारे न्यूज चैनल्स उस पर करते हैं कि उसमें महिला सुरक्षा की घटनाएं जो है उस पर बहुत सारे आंकड़े हैं, एफआईआर बहुत हैं। आप ये भी तो देखिए अगर एफआईआर दर्ज हो रही है, ये भी तो अपने आप में बड़ी बात है ना कि एनसीआरबी की जो आंकड़े होते हैं वो एफआईआर की बेसिस पे होते हैं। तो अगर एफआईआर हो रही है इसका मतलब कार्रवाई हो रही है ना। अगर एफआईआर ही नहीं होगी तो फिर कैसे आंकड़े आएंगे? वो बहुत सारे लोग छुपा जाते हैं इस बात को प्रदेशों में, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी महिला के साथ कोई अपराध हुआ है उसकी एफआईआर तुरंत होगी और फिर कार्रवाई भी होगी। मैं आपको एक लेटेस्ट और बात बताते चलूं, हाल ही में यहां पे अभी एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था, मात्र लगभग 62 दिनों में उसको सीधे जो है उसको सजा सुनाई गई है लोअर कोर्ट की तरफ से। मुझे लगता है कि सजा का क्या वो है वो मैं टेक्निकली मुझे अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है, लेकिन यह आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि मात्र 62 दिनों में ट्रायल इतना जबरदस्त हुआ कि आज पॉस्को का मामला था वो, और उसमें जो जिस व्यक्ति ने उस पर जो ये मामला किया था, अपराध किया था, 62 दिन में ट्रायल के तहत और जो सारी चार्जशीट प्रस्तुत की पुलिस ने उसके तहत उसको सजा सुना दी गई। तो यह है योगी सरकार की महिला सुरक्षा के प्रति उनकी सोच, और वो इसके प्रति एकदम पूरी तरीके से आश्वस्त है कि वो किसी महिला के साथ कभी कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये उनका जरूर उनका एक सरकार का और उनकी पार्टी का और उनका खुद का ये एक दायित्व है। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो 7 साल रहे हैं, 7 साल 148 दिन, ये निश्चित तौर पर बेमिसाल रहे हैं। बहुत अच्छे से आपने समझाया और दर्शकों को बहुत एक डीपली जानकारी दी और हमारे साथ जुड़े उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।